वेलकम 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 आज की संध्या में जो हम पावर ऑफ नाउ का आज और आगे लेकर चलेंगे भी रजनी जी। आइए शुरू करते हैं अपनी वंडरफुल जर्नी शक्तिमान वर्तमान के साथ, पावर ऑफ नाउ के साथ, जहां हम आगे बढ़ेंगे। सो कल हमने चौथा अध्याय शुरू किया था, चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, जहां हमने बात करी थी कि कैसे हम एक डिल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं, जहां हमें गलत फहमी की दुनिया में रहते हैं, जहां अब तो होता ही नहीं। और हमने एक शुरू करने की आज बात कही थी कि सामान्य अचैतन्यता और गहरी अचैतन्यता क्या होती है। तो अचैतन्य मतलब अनकॉन्शियस, और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कि कॉन्शियसनेस भी दो प्रकार की होती है। तो हमने समझा एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है या अनकॉन्शियस होता है। आज हमें पता चल रहा है कॉन्शियसनेस भी अनकॉन्शियसनेस भी दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की अनकॉन्शियसनेस किस टाइप की होती है? एक तो होती है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस और एक होती है डीप अनकॉन्शियसनेस। अब ये क्या चीजें होती हैं, इनके जो सवाल हमारे सामने आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अचैतन्यता के विभिन्न स्तरों से आपका तात्पर्य क्या है। तो अगर आप दो टाइप की अनकॉन्शियसनेस बोल रहे हैं तो वो क्या होती है? तो हम सिंपल समझ लेते हैं आज के एग्जाम्पल से। हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे, पर बहुत सिंपल है। जब हम स्लीप में जाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। जो लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं उन लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। अदरवाइज मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ट्राई करूंगी आपको इसको एक एक्सप्लेनेशन देने का। रजनी जी शुरू करते हैं, आंसर से पढ़िए प्लीज, जैसा कि शायद आप। थैंक यू प्राची जी। जैसा कि शायद आप जानते हो, सोते समय आप स्वप्न रहित निद्रा और स्वप्न सहित निद्रा के बीच लगातार आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार जागी हुई अवस्था में भी अधिकतर लोग सामान्य अचैतन्यता और गहरी अचैतन्यता के बीच इधर उधर होते रहते हैं। सामान्य अचैतन्यता से मेरा तात्पर्य है अपनी विचार प्रक्रिया और भावनाओं के साथ अपनी प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और अनिच्छाओं के साथ तादात्म्यता हो जाना। अधिकांश लोगों की सामान्य अवस्था यही रहा करती है। इस अवस्था में आप अपने अहम मन्य मन द्वारा चलाए जा रहे होते हैं और बीइंग से अनभिज्ञ रहते हैं, बेखबर रहते हैं। यह अवस्था किसी तीखी पीड़ा, अप्रसन्नता व दुख की नहीं होती, बल्कि लगभग व लगातार असहजता, असंतोष, उकताहट या अधीरता व आशंका की एक निम्न स्तर वाली अवस्था होती है, जैसे उनकी पृष्ठभूमि स्तर हो गई हो सकता है कि आप इसे पहचान न सके, जान न सके, क्योंकि यह अवस्था आपके रहन सहन का सामान्य हिस्सा बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसपास से निरंतर आने वाले धीमे शोर का, जैसे एयर कंडीशनर की घूं घूं का। आपको तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि वह आवाज बंद नहीं हो जाती। जब वह शोर अचानक थम जाता है, तब एक राहत का एहसास होता है। बहुत से लोग इस अप्रिय असहजता को दूर करने के लिए अनजाने में ही मदिरा, ड्रग्स, सेक्स, भोजन, कामकाज, टेलीविजन और तो और खरीदारी को भी एक एनेस्थेटिक की तरह प्रयोग किया करते हैं। जब ऐसा होता है, तब कोई कार्यकलाप जो कि एक नियंत्रित व संयमित मात्रा में आनंदकारी हो सकता था, वह एक मजबूरी या लत का रूप ले लेता है, और उसके माध्यम से अगर कुछ भी राहत के लक्षण हासिल भी होते हैं, तो वे बस कुछ पलों के लिए ही आते हैं। समझने वाली बात यह है, जब हम सोते हैं ना तो हम गैप, कभी हमें स्वप्न आते हैं, कभी हमें स्वप्न नहीं आते। तो हम दो स्टेट के बीच में झूलते रहते हैं। कई रातों में सपने ड्रीम्स बिल्कुल भी नहीं आते, ड्रीमलेस स्लीप होती है। और कई रात में बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, और कई रातों में ड्रीम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब इनको कैसे हम देखते हैं? अगर हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं तो वो हमारी हार्ट पल्स से काम करता है, हार्ट बीट के साथ काम करता है। तो उसमें आप पढ़ोगे तो डीप स्लीप आएगा, मीडियम स्लीप आएगा, रेस्टलेस आएगा। जब बहुत करवटें बदल रहे हैं तो बहुत रेस्टलेस होते हैं। और ये हम नॉर्मल इंसान इनके बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। सिमिलरली सेम तरीके से जब हम उठे हुए रहते हैं, एक हमारी ऑर्डिनरी सामान्य अचेतनता मतलब सामान्य अनकॉन्शियसनेस चल रही है, और एक क्या हो रही है, डीप अनकॉन्शियसनेस चल रही है। अब सामान्य कॉन्शियसनेस क्या है?
इसका जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उससे हमारे जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, जैसे हम कुछ चीज डिजायर करते हैं या हमें किसी चीज से घृणा होती, अवर्जन्स होती है, वो होती है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। इसको कई लोग नॉर्मल स्टेज भी बोलते हैं कि हम इंसान हैं तो हम इसी स्टेट में रहते हैं, तो बोलना गलत नहीं होगा। इस स्टेट में क्या होता है, हम अपने ईगोइक, अपने अहम वाले दिमाग से चल रहे होते हैं और हम बिल्कुल अनजान होते हैं पावर ऑफ नाउ बीइंग से। क्यों हम बेखबर अनविज्ञ रहते हैं? बिकॉज हमें पता ही नहीं होता, हम अपनी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में चल रहे हैं, जिसका मतलब मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और इस स्टेज में क्या होता है, हमें बहुत बार दर्द होता है, दुख आता है, अनहैप्पीनेस आती है, और कई बार तो हम बहुत अनईजी रहते हैं, हमें बोरिंग लगती है चीजें, हम खुश नहीं होते, कुछ चीज खोजते रहते हैं, हम बोलते हैं यार इस लाइफ का क्या मतलब है, लाइफ बहुत बोरिंग है। हम कई बार नर्वस रहते हैं, कई बार एंग्जाइटी रहती है, कई बार कुछ चीजें नहीं करने के लिए अवॉइड करते हैं। हमारी बॉडी भी इसके साथ अवेयर रहती है। जब हम ऐसी फेज में आते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, हमें एसिडिटी होगी, हमें सर में दर्द होगा, हमारे बाल भी रुखे रुखे रहेंगे, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, बिकॉज हम एक ह्यूमन पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। ह्यूमन पैटर्न इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। और इस समय क्या होता है, हम इतने अवेयर होते हैं, अनअवेयर होते हैं कि सिचुएशन के पास क्या हो रहा है, हम रियलाइज ही नहीं करते कि लाइफ में क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अभी एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, हमें उसकी आवाज का समझ में भी टेक इट फॉर ग्रांटेड करा हुआ, टीवी चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझ में कब आएगा? जब एसी बंद हो जाएगा, कूलर बंद हो जाएगा, तब एकदम से वो साइलेंस आएगा, लगेगा ओह। तो उस क्षण पे हम प्रेजेंस में जाते हैं, अदरवाइज वो धीमे धीमे शोर की हमें आदत पड़ी हुई है। यहाँ तक कि दिमाग में सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, हर समय अपने आप को बिजी करने का हमें होता है कि अब मैं बोर हो रही हूँ, अब क्या करूँ, चलो अब टीवी देख लेते हैं, चलो अब क्या करें, अब कोई मूवी देख लेते हैं, अब क्या करें, कोई किताब पढ़ लेते हैं, अब क्या करें, चलो यूट्यूब खोल लेते हैं, अच्छा अब क्या करें, व्हाट्सएप ही चेक कर लेते हैं। तो हम इस कंडीशन से इतने ज्यादा हमारे अंदर ये बसा हुआ है कि हमें ये ही नॉर्मल लगता है। और जिन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है इस सिचुएशन से जाने के लिए, वो एडिक्ट्स बन जाते हैं। किस चीज के एडिक्ट्स? सोशल मीडिया के एडिक्ट बन जाएंगे। उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे अभी मैं लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं प्रेजेंट टेंस में नहीं रह रही हूँ। आपको एडिक्शंस हो जाएंगे। अब एडिक्शंस में आप लैपटॉप खोल के या तो कुछ पढ़ने लग जाएंगे या दिखने लग जाएंगे। लैपटॉप नहीं तो आपने नेटफ्लिक्स खोल लिया, आपके स्मार्ट टीवीज खोल लिए, गैजेट्स खोल लिए, आप बार बार मोबाइल फोन भी देखते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो बोल सकते हैं कि मैं मोबाइल फोन को आधा आधा एक एक घंटा और टीवी को या किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी कंपनी में बिना कुछ करे? हम सबको इतनी आदत पड़ी हुई है कुछ ना कुछ करने की। और जब हम बहुत बोर हो जाते हैं लाइफ से, तो हमें अल्कोहल की आदत लग जाती है, ड्रग्स की आदत लग जाती है, कई लोग को सेक्स की आदत लग जाती है, उन लोग को आर्टिफिशियल अपने आप को हैप्पी करने के लिए वो सेक्स टॉयज खरीद लेते हैं। कई लोग को फूड की एडिक्शन हो जाती है, वो फेटिश हो जाता है फूड खाना हर समय। कई लोग काम का हो जाता है कि नहीं मैं तो ना 12-12 घंटे काम करता हूँ, 18-18 घंटे काम करता हूँ। और कई लोग टीवी के सामने से सुबह बैठते हैं, रात तक चलता रहता है। इसका मतलब सिंपल है कि आप अपनी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं किया अपने आप को कॉन्शियस बनाने के लिए। जब आप कॉन्शियस रहेंगे तो आप अपने लिए गोल्स बना लेंगे कि नहीं, मैं सोशल मीडिया इतने टाइम से ऊपर नहीं देखूंगा, मैं टीवी इतने टाइम से ऊपर नहीं देखूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा। तो ये नहीं कि किताब सुबह शुरू करी रात तक एडिक्ट की तरह पढ़ते चले जाएंगे। जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हमें बैलेंस आता है। बैलेंस आता है तो हमें समझ में आता है कि लाइफ बेटर हो रही है। लेकिन जब कभी आप एडवर्सिटी में जाएं, ऑपोजिशन में जाएं, कुछ बहुत चीजें कर लें, तो आप समझिए जब मॉडरेशन खत्म हो जाएगी, तब आपको कंपल्सिव हैबिट पड़ जाएगी, आपको एडिक्टिव हैबिट पड़ जाएगी। और ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये शॉर्ट लिव्ड है या ये लॉन्ग लिव्ड है। अगर शॉर्ट लिव्ड है तो इसका मतलब आपको अभी शायद
एडिक्शन कम है, आप कॉन्शियस बार बार हो जाते हैं। और अगर आपको लगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एसिडिटी हो रही है तो क्या मैं और खाना खा लेता हूँ, पेट फूल रहा है तो क्या मैं और खाना खा लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर है या कंपल्सिव वॉचिंग डिसऑर्डर है, कुछ भी एक्सेस करना इज नॉट नॉर्मल। और ये निकलने के लिए कोई कोचेस नहीं आएंगे कहीं से जो आपको काउंसलिंग करेंगे। हाँ, उन लोग की काउंसिल करने से हेल्प बहुत मिलती है, मैं ये नहीं बोलती नहीं मिलती, पर आपके डीप डाउन जाके आपसे पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, व्हाई यू डूइंग दिस। लेकिन खुद हमें अपने लिए एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए जिन लोगों को थोड़ी बहुत ही हैबिट्स हैं, आप प्लीज जर्नलिंग शुरू कर दीजिए। जर्नलिंग या आप टिक बॉक्स कि मैंने आज कितना देर किया, क्या मैंने एफर्ट करा कुछ नहीं करने के लिए, क्या मैं टाइम पे ना आया, क्या मैं टाइम पे चीजें करी, टाइम क्या मैंने अपनी ड्यूटीज निभाई, क्या या मैंने उनको एक तरीका बना लिया बहाने लेने का, मुझे कोई लत पड़ी हुई है और मैं इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे मुझे कई बार लत लग जाती तो मुझे लगता है सेशन लेना बड़ा बंधन लग रहा है, मुझे अपने आप को जोल्ट करके आना पड़ता है कि नहीं सेशन लेना ये मेरी ड्यूटी है। तो थैंक्स टू द सेशंस ही कई बार कॉन्शियसनेस आ जाती, नहीं तो आप अनकॉन्शियस अवस्था में चलते रहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि हमें अपने आप की राह खुद चुननी है। अब हम और समझेंगे कि जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा और समझते हैं, आइए आगे पढ़िए। सामान्य अचैतन्यता वाली यह असहजता तब एक गहरी अचैतन्यता के दुख में तब्दील हो जाती है, एक ऐसी अवस्था में तब्दील हो जाती है जिसमें दुख व पीड़ा अधिक तीखे और स्पष्ट लगने लगते हैं। जब चीजें मन के मुताबिक ना हो रही हो, जब अहम के सामने कोई खतरा या कोई बड़ी चुनौती आ गई हो, जब आपकी जीवन परिस्थितियों में कोई आशंका या हानि हो रही हो, या जब किसी संबंध में टकराव हो रहा हो, यह अवस्था सामान्य अचैतन्यता का ही एक घनीभूत रूप होता है, स्वभाव में वही, बस मात्रा में अधिक। तो अब क्या समझ में आया हमें? जब ओवर एडिक्शन हो जाती है और उसको हम कॉन्शियस नहीं हो पाते, बार बार चेक नहीं कर पाते, एक ही पैटर्न को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक दुखदायी स्टेट में आ जाएंगे और ये हमारी डीप रूटेड प्रॉब्लम बन जाएगी, डीप अनकॉन्शियसनेस प्रॉब्लम बन जाएगी, जहाँ सब कुछ बहुत अक्यूट में आएगा, बहुत सफरिंग होगी, बहुत नाखुशी होगी। तब कई बार सुसाइडल डिप्रेशन आ जाता है कि मेरे को तो लाइफ खत्म करनी है, ये लाइफ कोई अच्छी चीज नहीं, इसमें क्या है, मेरे बिना सब चल सकता है, क्योंकि तब सब कुछ रॉन्ग चल रहा है, मन के मुताबिक नहीं हो रहा। तब हमारे ईगो को खतरा आ रहा है कि लाइफ तो बड़ी चैलेंजिंग है, मुझे कुछ मिलता नहीं है, चीजें इजी नहीं चल रही, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, और इसमें फिर आप अपने आप को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत डिग्री में ले जाएंगे जहां आप परेशान होंगे। तो ये आपकी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस डीप अनकॉन्शियसनेस में बदल जाएगी, जहां कई लोग इसको मेडिकल टर्म पे डिप्रेशन बोल देते हैं। डिप्रेशन वाले लोग क्या होता है, लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। उनकी दुनिया किस चीज के लिए? या तो अंधेरे कमरे में बैठ जाना, या टीवी के सामने से उठना नहीं, या किताब के सामने से हटना नहीं, या खाना बार 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 खाना, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और ये डिप्रेशन आना आजकल की दुनिया में बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान है आना उतना ही आसान है जाना। लेकिन अगर हम अपनी अवस्था को समझ जाते हैं तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसको बैलेंस करने में, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए कि मैं रोज रोज एफर्ट करूंगा, रोज रोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाने की एडिक्शन है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कल से खाना बंद कर दूंगा, या मैं टीवी की एडिक्शन है, मैं कल से मैं 5 मूवी देखती हूँ दिन में और मैं टीवी नहीं देखूंगी। नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अगर 5 मूवी देखती हूँ तो 4 मूवी देखूंगी, अगर मैं क्रिटिसाइज 10 बार करती हूँ तो मैं 9 बार करूंगी, अगर मैं खाना 5 मील खाती हूँ तो मैं 4 मील खाना खाऊंगी। एक एक स्टेप करके हम डीप अनकॉन्शियसनेस से नॉर्मल अनकॉन्शियसनेस पे आ जाएंगे, नॉर्मल अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस पे आ जाएंगे। ये हमारे स्टेप्स हैं अंदर जाने के लिए।
इसके बारे में और बहुत समझने के लिए है, अगले पैराग्राफ धीरे धीरे खोलते रहेंगे हमारी पहेलियां और हम समझते जाएंगे। हमने डिस्कस किया था कि फोर्थ चैप्टर हमें राह दिखाएगा कैसे हमें अपनी लाइफ में पावर ऑफ नाउ में रहना है। तो अब ये हमें संकट या प्रॉब्लम्स बता रहा है जिससे हम जूझ रहे हैं और उनसे हमें कैसे शिफ्ट करना है। आइए पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। सामान्य अचैतन्यता में जो है के प्रति आदतन प्रतिरोध करना या उसे अस्वीकृत करना ही इस असहजता और असंतोष को पैदा करता है, जिसे कि अधिकांश लोग जीवन की एक सामान्य बात मान लेते हैं। लेकिन अहम के लिए किसी चुनौती या खतरे के चलते जब यही प्रतिरोध घनीभूत हो जाता है, तब यह उतनी ही घनी नकारात्मकता पैदा कर देता है, जैसे क्रोध, घना डर, आक्रामकता, अवसाद इत्यादि। गहरी अचैतन्यता का मतलब अक्सर यह होता है कि संचित दुख भड़क उठे हैं और आप उनके साथ तादात्म्य हो गए हैं, उनके साथ एकाकार और एक जान हो गए हैं। गहरी अचैतन्यता के बिना शारीरिक हिंसा का होना असंभव है, लेकिन ऐसा तब आसानी से हो जाता है जब और जहां लोगों की कोई भीड़ या एक पूरा देश एक सामूहिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा हो। जब हमारी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस चलता है, जहां हमें कुछ हैबिट्स होती हैं और हम उनका प्रतिरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको डिनाई करते हैं, अस्वीकृत करते हैं और थोड़ा सा अनईजी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, असंतोष में डिसकंटेंट लाइफ जीते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, ये तो नॉर्मल जिंदगी है, इसमें क्या बड़ी बात है, आपको थोड़ी ना रोज खुशी खुशी मिलती है, आप डिसकंटेंट हो तो ये तो नॉर्मल लाइफ है। क्यों? हमें इस नॉर्मल लाइफ की आदत पड़ गई है, नॉर्मल लाइफ जहां हम अपनी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस से लिव कर रहे हैं। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस मतलब अभी प्रेजेंट में नहीं रह रहे, पास्ट या फ्यूचर में पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये रियलाइज कर जाएं कि मेरी जो हालत हो रही है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कोई चैलेंज है और मेरी ईगो के ऊपर बन के आया है, और मैं इतनी ज्यादा नेगेटिविटी जो मेरे अंदर आ रही है उसका दिखेगा कैसे, मैं फिजिकल कांटेक्ट बंद कर दूंगी, मैं लोगों से मिलना कम कर दूंगी, लोग मुझे हग करेंगे, मैं दूर फेंक दूंगी लोगों को, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे बहुत डर भी रहेगा कि नहीं मेरे को तो स्ट्रांग दिखना है लोग के सामने, मैं तो अपना स्ट्रांग फ्रंट पुट ऑफ कर सकता हूँ, मुझे अग्रेशन भी आएगा, मैं फटाफट भड़क भी जाऊंगा, मुझे डिप्रेशन भी आ जाएगा और बहुत कुछ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर फैलने दिया। अब इस नेगेटिविटी को मैंने इतना फैला दिया है कि मेरे हाथ से शायद थप्पड़ भी लग जाए या मैं इंसल्ट करना शुरू कर दूं अपने ऑफिस स्टाफ को, घर के स्टाफ को। हर समय मैं ना खुश रहूं खाने से, ये क्या खाना बनाया है, ऐसा कैसे सफाई करी है। क्यों? क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है इस संचित दुख को, इस डीप अनकॉन्शियसनेस को अपने आप से वननेस पा ली है, एकाकार एक जान हो गई हूं। तो उससे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को हार्म कर रही हूँ। और ऐसा ऐसे भी हो सकता है जब हम एक क्राउड में जाते हैं, तो हमें कई बार सिखाया जाता है कि जब आप क्राउड में जा रहे हो, अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस अच्छी रखनी है, एनर्जी अच्छी रखनी है, तो अपने आप को आप लॉक कर लो क्राउड से। जब कभी आपने देखा है कि आप जब नेगेटिव क्राउड में जाते हो और लोग सब नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप भी उसी धारा में बोलना शुरू कर देते हो। नहीं तो अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो आप वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाओगे। ये ऐसा भी होता है जब पूरी आपकी कॉलोनी, आपका समाज या आपकी कंट्री में नेगेटिविटी आती है तो आपकी ऊर्जा भी वैसे हो जाती है। तो हमें इससे बच के रहना है, हमें इस नेगेटिव टॉक्सिक दुनिया से अपने आप को शील्ड करना है, सेफ गार्ड करना है। और क्या संकेत मिलते हैं, हम क्या इंडिकेटर्स आगे आ रहे हैं, अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। आपकी चैतन्यता का सबसे अच्छा संकेतक यह है कि जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है, तब आप आचरण कैसा करते हैं। जो व्यक्ति पहले से ही अचैतन्य है, वे चुनौतियां आने पर और भी अधिक गहरी अचैतन्यता की ओर चले जाने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन चैतन्य व्यक्ति चुनौतियां आने पर और भी घनी चैतन्यता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। किसी चुनौती को आप खुद को जगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे यह अनुमति दे सकते हैं
कि वे आपको और भी गहरी नींद में खींच ले जाएं। सामान्य अचैतन्य व्यक्ति के सपने तब डरावने सपनों में तब्दील हो जाते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस है हमें कैसे इंडिकेट करती है कि हम लाइफ में कोई प्रॉब्लम जब आती हैं तो हमारा आचरण कैसा है, रवैया कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। जो आचरण वर्ड है इसी से शुरू हुआ था आचार्य, जिनका आचरण जैसे आप लीड बाय एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आया कि आपका आचरण कैसा है। अगर आप ऑलरेडी अपनी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस चल रहे हैं और लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप क्या करोगे, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं तो समझ ही नहीं पाती। तो आप और डीप सबकॉन्शियसनेस में चले जाओगे, अनकॉन्शियस में आपका नेचर बन जाए, बिकॉज आपको चुनौतियों से भागना है, फाइट और फ्लाइट। अब फाइट करने की तो आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो भागने वाले इंसानों में से हो। तो आपने क्या किया, डीप अनकॉन्शियसनेस में उस नेचर को, एक पैटर्न को पार्ट दे दिया। अब कभी भी कोई सिचुएशन आती है, अगर आप कॉन्शियसली उसको अग्री करते हैं तो क्या होगा, आप अपने आप को अवेकन कर रहे होगे। इस लाइन में दोबारा पढ़ते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इस चुनौती को आप खुद को जगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार चुनौतियां हमें वेकअप कॉल की तरह आती हैं, उठ जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। तो कई बार ये चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम फ्लाइट वाले मोड में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, नहीं यार मुझसे तो हैंडल नहीं होता, मैं तो बस आई एम गिविंग अप। तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जंप कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, बिकॉज वो अति लेवल हो गया। तो इसमें लिखा है किसी चुनौती को आप खुद को जगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे ये अनुमति दे सकते हैं कि वह आपको और भी गहरी नींद में खींच ले जाए। गहरी नींद मतलब दुनिया से दूर, अपनी नेगेटिव दुनिया में, डिप्रेशन की दुनिया में। मैं तो सबसे क्लोज हूँ, मुझे तो ना लाइट दिख रही ना कुछ। तो क्या मालूम पड़ेगा, मेरी बॉडी बोलेगी ट्यूबलाइट नहीं चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए, मुझे येलो लाइट नहीं चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डार्क रूम्स। कई जो टीनेजर्स होते हैं अपने कमरों में ब्लैक पेंट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस जर्नी में चले जाते हैं जहाँ एवरीथिंग इज डार्क। अगर ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस इंसान अगर चलता है तो क्या होगा, उसकी लाइफ डरावने सपनों में तब्दीली हो जाएगी और बद से बदतर हो जाएगी। तो जब कभी आप ऐसी स्थिति में अपने आप को देखें, अपने आप को शेक करें। आप अपने आप करेंगे और कोई नहीं आएगा। आइए एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगी हम इंसानों को क्या होता है जब हमारे मन के मुताबिक कुछ नहीं होता है, तो हम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। आइए समझते हैं। अगर आप बिल्कुल सामान्य सी परिस्थितियों के दौरान भी वर्तमान में उपस्थित तथा विद्यमान नहीं रह सकते, जैसे कि किसी कमरे में अकेले बैठना, किसी एकांत जगह में अकेले घूमना या किसी को सुनना, तो फिर आप निश्चय ही तब भी वर्तमान में उपस्थित नहीं रह सकते कि जब चीजें मन के मुताबिक ना हो रही हो या आपको कठिन लोगों का, कठिन परिस्थितियों का, किसी नुकसान का या नुकसान के किसी खतरे का सामना करना पड़ रहा हो। तब आप पर अपनी ही कोई प्रतिक्रिया हावी हो जाती है, जो कि आखिरकार किसी न किसी भय का ही रूप होती है और वह आपको गहरी अचैतन्यता में खींच ले जाती है। ये चुनौतियां तो आपकी परीक्षाएं हैं। जिस तरह से आप उनके साथ आचरण करते हैं, वही तो आपको और दूसरों को भी यह बताता है कि आप कितने पानी में हैं, अपनी चैतन्यता के मामले में, ना कि इस मामले में कि आप कितनी देर अपनी आंखें बंद करके बैठे रह सकते हैं या आप दिव्य दर्शन क्या देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अकेले चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते, या हम किसी को सुन नहीं सकते, उस समय भी दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम कॉन्शियस लिविंग नहीं कर रहे हैं और तब कुछ ना कुछ रॉन्ग जा रहा है, इसकी संभावना हमारी लाइफ में रहती है। और जब हमें कोई कुछ रॉन्ग जा रहा है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, डर से, फियर से, ये कुछ उठ जाएगा, ये रह जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा। और जब हम ऐसे जाते हैं तो हम वापस उस गहरी खाई में घुस जाते हैं जिसका डीप कॉन्शियसनेस नाम है। तो उस परिस्थिति में जब हम जाएंगे हमें समझ में आ जाएगा कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं और मैं अपने आप को इस गहरी खाई से नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ।
तो मैं कैसे करूंगी, एक एक स्टेप लूंगी खाई से बाहर निकलने का, खोदूंगी, रास्ता बनाऊंगी, कठिन होगा बहुत, लेकिन मुझे इस भय से बाहर निकलना होगा। जब मैंने अपनी चुनौतियां को, अपनी परीक्षाएं मान ली, अपने टेस्ट मान लिए, अपने एग्जाम्स मान लिए, तो मैं इनको पास कर सकती हूँ। कैसे पास कर सकती हूँ? अपने आचरण को बदल के। जब मैं अपने व्यवहार को बदलूंगी, अपने आचरण को बदलूंगी, तो मैं अपने लिए ही नहीं बदलूंगी, दूसरे के लिए भी एक लिविंग एग्जाम्पल बनूंगी कि अगर उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और तब दूसरों को मालूम पड़ता है कि क्या ये वाकई में जो बोल रहा है, कर रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, या अभी गहरी खाई में फंसा हुआ है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हम क्या कर रहे हैं। इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है। आप जब, अगर इसको चेक करना है कि आप मेडिटेट कर पा रहे हैं कि नहीं। मेडिटेट किस टाइप का मेडिटेट? जहां आप बिना म्यूजिक सुने, बिना कुछ करे, अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहे हैं और शांति फील कर पा रहे हैं। उस समय ख्याल नहीं चल रहे कि ऐसा होगा, ये रॉन्ग हुआ, ये राइट होगा, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, नहीं। बस शांति उसमें ऑब्जर्व करना कि क्या उस समय आप अवेयर हैं कि चिड़िया चहचहा रही है, एसी की आवाज है, कूलर की आवाज है, या पंखे की घूम घूम की आवाज है। क्या आपको वो आवाजें, आप उनको प्रेजेंस में रह पा रहे हो? तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास पॉसिबिलिटी है अवेयरनेस की, पॉसिबिलिटी है कॉन्शियसनेस में रहने की। और आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप अपने डीप खाई में चले जाओ और बस अपने ख्याली पुलाव में रहो और गुस्से की दुनिया में रहो। सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। लेकिन क्या जरूरी बात है इसके लिए, वो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन की सामान्य स्थितियों में तब भी अधिक चैतन्यता लाएं कि जब सब कुछ तुलनात्मक रूप से सरल सहज ही चल रहा हो। इस तरह आपकी वर्तमान में उपस्थित रहने की क्षमता बढ़ती जाती है। यह आप में और आपके चारों ओर एक उच्च स्पंदनशील आवर्तन का एक ऊर्जा क्षेत्र बना देती है। उस क्षेत्र में कोई अचैतन्यता, कोई नकारात्मकता, कोई वैमनस्यता या हिंसा न तो प्रवेश कर सकती है और ना ही बनी रह सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार टिक नहीं सकता है। सो बहुत जरूरी है सबको समझना कि अगर हमें कॉन्शियसनेस अपनी लाइफ में लानी है नॉर्मल सिचुएशंस में, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसको प्रैक्टिस तब करना होगा जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सरल चल रहा है, सहज चल रहा है। अगर एक कठिन सिचुएशन में मैं आपको एक, आप तो ऑलरेडी अनकॉन्शियस लिविंग में चल रहे हो, मैं अब आपकी और आपकी अब डीप अनकॉन्शियस लिविंग हो गई, मैं बोलती हूँ कि भाई आप तो ना कॉन्शियसली लिव करो। सो डीप से हटने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। सो अगर आपकी वर्तमान स्थिति में कोई कुछ अगर है, तो आपको समझना ये है कि मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर क्षमता है। और मैं अगर अपनी वाइब्रेशन को हायर ले जाऊं, तो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में अगर मैं रहती हूं, तो उस फ्रीक्वेंसी में अनकॉन्शियसनेस नहीं आएगी, उस नेगेटिविटी नहीं आएगी, उसमें हेट्रेड नहीं आएगी, उसमें कोई डिस्कॉर्ड नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हाई वाइब्रेशन से लो, इतना लो वाइब्रेशन जोन टक्कर में ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली जैसे कि एक कमरे में अगर एक बल्ब भी चल रहा होगा तो डार्कनेस तो नहीं रहेगी ना। तो अगर आप अपनी एनर्जी जोन को हाई वाइब्रेशन में ले जाएंगे, तो आप नेगेटिविटी दूर जाएंगे। कभी आपने देखा है, अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि आप लिख रहे हैं अपने ग्रैटिट्यूड, रोज सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग लिख लेते हो, अपनी मेडिटेशन थोड़ी बहुत जो भी करना कर लेते हो, एफर्मेशंस कर लेते हो, तो क्या होता है? आप ऑलरेडी हाई फ्रीक्वेंसी जोन में चले जाते हो। लेकिन जब आपने उसको पोस्टपोन किया, तो पोस्टपोन किया, तो पोस्टपोन किया, तो पोस्टपोन किया, तो रात निकल जाती है, अरे आज ग्रैटिट्यूड नहीं लिखा। कैसा दिन जाता है आपका? लो वाइब्रेशन। शुरू में मॉर्निंग में
अगर ग्रैटिट्यूड लिख लिया, आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो। आपने कोई सेमिनार सुन लिया पॉजिटिविटी के ऊपर, चाहे यूट्यूब पे सेशन कर लिया, चाहे यहाँ आ गए, हाँ बात तो सही है, तो आप थोड़ा टाइम के लिए कॉन्शियस हो जाते हो। सो इसीलिए बोलते हैं ना, संगत का असर, सत्संग, सारे अच्छी बातें करो। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि भजन कीर्तन करना है, इसका मतलब अच्छी संगत में अच्छी बातें करना है। एक कई लोग के बुक रीडिंग क्लब्स होते हैं, वो भी सत्संग ही है। आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आपको समझाने वाला नहीं भी है तो आप साथ में पढ़ रहे हो, या आप डिस्कस कर रहे हो कि हमें 10 पन्ने पढ़ने थे, हम 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें कॉन्शियसली अपने आप को हाई वाइब्रेशन जोन पे रखना ही रखना है, नहीं तो क्या होगा, चुनौतियां आएंगी, रोज की प्रॉब्लम्स आएंगी और हम डीप अनकॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। अगर आपने 10 दिन ग्रेटिट्यूड में लिखा, 10 दिन में तो लाइफ की क्वालिटी का एकदम चेंज हो जाता है, तब्दीली, कहाँ थे कहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए बोलते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी सीढ़ी की तरह है, आप चढ़ते उतरते रहते हो। जो लोग कंटिन्यूस रहते हैं वो धीरे 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 ऊपर जाएंगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए टाइम निकालना, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लिखना, थोड़ा सत्संग में देखना कि कंपनी कैसी है। टॉक्सिक अगर लोग हैं तो जितना कम से कम काम है उतना करें। मैं ये नहीं बोलती उनको आउट ऑफ लाइफ कर दें आप अपने, इसका मतलब ये नहीं होता अपने हस्बैंड्स को या फादर इन लॉज को या मदर इन लॉज को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो कि बहुत टॉक्सिक इंसान है, नहीं, कम से कम रखो। और ग्रैटिट्यूड पे उनको रखो, एफर्मेशन में उनको रखो कि वो भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, राइट। आइए एक लास्ट पैराग्राफ इसी सेक्शन के बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं। जब आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं का दृष्टा बनना सीख जाते हैं, जो कि वर्तमान में उपस्थित रहने का एक अनिवार्य अंग है, और जब आप पहली बार सामान्य अचैतन्यता की स्थिर पृष्ठभूमि के बारे में सजग होते हैं और यह जान पाते हैं कि आपके भीतर आप सचमुच चैन से शायद ही कभी रहते हो, तब आपको बहुत आश्चर्य हो सकता है। अपने सोचने विचारने के स्तर पर निष्कर्ष, निर्णय, असंतोष और अब से दूर दूर रहने वाली मानसिक धारणाओं के रूप में आप प्रतिरोध को बड़ी मात्रा में पाएंगे। भावनात्मक परत के नीचे नीचे बहती असहजता, तनाव, उकताहट या घबराहट की धारा आपको दिख जाएगी। ये दोनों अपनी स्वभावगत प्रतिरोध प्रणाली वाले मन के ही पहलू हैं। जब हम लर्न करते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करना, दृष्टाभाव से विटनेस करना अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीइंग का, प्रेजेंट टेंस में रहने के लिए, तो आप शायद एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ, मैं तो अवेयर हूं, मैं तो देख रहा हूं कि क्या मेरा ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस मुझे कहाँ लेकर जा रही है। और अगर हम उससे अनईजी हैं, डील नहीं कर पा रहे, तो हमें एक अवेयरनेस आएगी कि ओ माय गॉड, मेरी लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ से कहाँ जा रहा है। और अगर हम अवेयर हो जाएंगे तो हम किस रिजल्ट में निकलेंगे, हम ऐसे रिजल्ट में निकलेंगे जहां हम जजमेंट से दूर रहेंगे, जहां हम डिसकंटेनमेंट से दूर रहेंगे, जहां हम डिसाइसिव हो जाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे, जहां हम अनहैप्पीनेस से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम नाव में रह रहे होंगे। जितना इम्पोर्टेंट अपने आप को पावर ऑफ नाउ में रहना है, उतना ही इम्पोर्टेंट अपने आप को ऑब्जर्व करना है, एक अपने आप को नंबर देना है। बेस्ट नंबर्स हम अपने आप को दे सकते हैं खुद, कि मैंने 1 to 10 में आज कितना अवेयरनेस में दिन जिया, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी से गोल्स जल्दी सामने आते, नहीं तो हम एक सेशन की तरह सुन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया और जेन्युइनली अपने आप को स्कोर्स दिए, तो आप रियलाइज करेंगे कि इमोशनल लेवल पे भी आपके अंदर जो भी अंडर करंट चलते आ रहे हैं ना, नीचे नीचे जो बह रहे हैं, उनसे भी आप फ्री हो जाएंगे। जैसे कि आप असहज, अनईजी हो रहे हैं, तनाव मतलब स्ट्रेस में आ रहे हैं, बोर्डम, बोरियत, उकताहट मतलब आप घबराएंगे नहीं, आप नर्वसनेस में नहीं रहेंगे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप धीरे 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 बेटर होते जा रहे हैं। आप नेचर से आप हैबिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, और आप चेंज कर रहे हैं।
इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमें सीकर प्रवृत्ति में रहना। सीकर मतलब सीख करना, कुछ खोजना को तलाश करना कि हम क्या सीख कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस साइंस को भी कि क्या चीज है जो हम तलाश करें, उन्हें तलाश क्या है। उन्हें मतलब हम अपने आप के लिए बोलते हैं कि हम अगर कुछ ना कुछ चीज पे डिपेंडेंट हैं, कॉन्शियसलेस ऐसे लाइफ लिव नहीं कर रहे, तो हम क्या खोज रहे हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। आपको ये पास्ट में लेकर जाएगा, थोड़ा सा समझते हैं इसका बेसिक। कार्ल जूंग ने अपनी एक किताब में अमेरिका के एक आदिवासी मुखिया के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया है, जिसमें वह मुखिया बताता है कि उसकी नजर में अधिकतर गोरे लोगों का चेहरा तनावग्रस्त, आंखें घूरती हुई और व्यवहार क्रूर होता है। उसके ही शब्दों में, वे हर समय जैसे कुछ तलाशते, कुछ ढूंढते रहते हैं। वे ढूंढते क्या रहते हैं? ये गोरे लोग हमेशा कुछ चाहते रहते हैं। वे हमेशा बेचैन और परेशान रहते हैं। हम नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं। हमें तो वे पागल लगते हैं। सो ये जो वर्जन है ना, ये एक नेटिव अमेरिकन का है। और नेटिव अमेरिकन जो होते हैं ना, ये बहुत हैप्पी ट्राइब होती है। सो इनसे कार्ल जंग ने अपनी एक बुक के लिए इनको इंटरव्यू किया। अगर आपको रियलाइज होता हो, शायद पता हो, एक बोलते हैं कोल्ड पीपल, एक बोलते हैं वार्म पीपल। वहां के जो वार्म होते हैं वो एशिया अफ्रीका के लोग को वार्म लोग बोला जाता है, नेटिव अमेरिकन को वार्म बोला जाता है। और जो कोल्ड पीपल होते हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, इनके पार्ट में आता है ऐसा। और जो आप देखेंगे कोल्ड जो कंट्री में जो लोग बोले जाते हैं, जो ऐसा मानना है, वो गोरे होते हैं। और जो वार्म में होते हैं वो ब्राउन या ब्लैक होते हैं। सो ये एक और चीज है। तो उनका क्या बोलना है। और तभी हम बोलते हैं ना कि अब इंडिया बहुत वेस्ट की तरफ जा रहा है, हम बहुत विदेशी कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं। वहां डिवोर्सेस कितने कॉमन है, बिकॉज वहां वार्मथ नहीं है, तो वहां कंपैटिबिलिटी नहीं है, वहां फैमिली वैल्यूज नहीं है, वहां बच्चे अपने आप 18 साल के होते ही खुद की एजुकेशन खुद फाइनेंस करते हैं, जॉब्स करते हैं। मतलब एक वो। और हमारे यहाँ क्या है, जब तक बच्चे का मतलब जब तक आप जी रहे हो आप रिस्पॉन्सिबल हो। मैं ये नहीं बोलती कि जैसे आई एम नो वन टू जज, राइट, कि वार्म लोग बेटर हैं, कोल्ड लोग बेटर हैं। लेकिन क्या नेचर कैसी है लोग की, क्या फैमिली एटमोसफेयर है, क्या लव वार्मथ कंसर्न है, या कोल्ड है कर वो जो तुम्हें करना है, अपने माँ पापा को नाम से बुलाना। क्या मैं अगेन इट्स नॉट जजिंग, आई एम जस्ट सेइंग ये प्रवृत्ति के लोग हैं। जो पहली प्रवृत्ति के लोग हैं, वेस्ट लोग जिनको बोलते हैं, वो हमेशा लाइफ में अब क्या, अब क्या, ये हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, ये वाइफ में, लिव इन पार्टनर में प्रॉब्लम है, कुछ और खोजते हैं, कुछ और खोजते हैं। इस टाइप की लोग को सीकर नहीं बोल सकते हम। क्यों? इन अ वे सीकर ही हैं, कुछ ना कुछ सीख कर रहे हैं। लेकिन दो टाइप के सीकर होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक फिजिकल, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, और एक स्पिरिचुअल लेवल पे। तो हम किस टाइप के सीकर बनना चाहते हैं? हाँ, क्या हम इस पागलपन में डीप होना चाहते हैं जहां हम हमेशा अनहैप्पी है लाइफ से? इसके बारे में और पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। जी पढ़ें। लगातार बेचैन रहने वाली और अंदर अंदर बहने वाली यह धारा पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में, जो कि अब पूरब सहित समूची धरती पर फैल चुकी है, यह बात अभूतपूर्व चुभने वाले रूप में प्रकट हो रही है। यह जीसस के जमाने में भी थी, और जीसस के 600 वर्ष पहले बुद्ध के युग में भी थी, और उससे बहुत पहले भी रही थी। आप इतने व्यग्र क्यों रहते हैं? जीसस ने अपने शिष्यों से पूछा था, क्या व्यग्रता व चिंता वाला कोई दिन तुम्हारे जीवन में एक भी दिन और जोड़ सकता है? और बुद्ध ने सिखाया था कि दुख का मूल हमारी लगातार ललक और चाहत में ही रहता है। सो अगेन, रॉन्ग राइट कुछ नहीं है। जब हमारी कंट्री को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा नहीं था, मुगल नहीं आए थे, फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश नहीं आए थे, उसके पहले क्या चीज विद्यमान थी हमारी कंट्री में? इंडिया में, इंडिया की बात कर रही हूँ अभी। स्पिरिचुअलिटी सबसे हाई क्यों थी? क्यों हमारे यहाँ इतने सेंट्स थे? क्यों हमारे यहाँ औरतों का सम्मान बहुत था? क्यों हिंदुत्व का झंडा था? क्यों था इंडिया इतना आगे? क्यों? बिकॉज वहां एक
स्पिरिचुअलिटी थी। लेकिन जब हम धीरे धीरे कॉलोनाइज हुए तो पश्चिमी जो नेचर है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। क्यों फैल गया? इंग्लिश और फ्रेंच ने तो हर जगह कॉलोनाइज करे, हर कंट्री को। तो जब उन्होंने कॉलोनाइज किया, वो अपने कल्चर भी लाए, तो हमारे अंदर भी पर्कुलेट हुए। अब जीसस की पुरानी पढ़ा जाती है, आप एंक्शियस क्यों हो, ऐसा क्या, इतना व्यग्र क्यों हो, इतना चिंता किस बात की है? क्योंकि वेस्ट कंट्री में स्पिरिचुअलिटी के डंका लेट बजा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इस वांटिंग, इस क्रेविंग, इस ललक, इस चाहत में फंस के रह जाएं कि हम आगे जाएं, बुद्ध के सिखाए हुए रास्ते में जाएं। कि सबसे रूट जड़ क्या है सफरिंग की? हर समय कुछ चाहना, हर समय एक ललक रखना, सेटिस्फैक्शन ही नहीं रखना। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे सीख करना है कि हमें एक मेंटली फिजिकली सीख करना है। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और हम ही इसके डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि हम लाइफ में क्वालिटी क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं एक कम्युनिटी की भी, आइए ये भी समझते हैं। एक सामूहिक रोग के रूप में अब के प्रति प्रतिरोध करने के तार बीइंग के प्रति अपनी सजगता को खो देने से जुड़े हुए हैं, और वही हमारी मानवता विहीन औद्योगिक सभ्यता का आधार भी है। इत्तेफाक से फ्रायड ने भी इस बेचैनी की, इस असहजता की अंतरधारा को पहचाना था, और इसके बारे में उसने अपनी किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्काउंटेंट्स में लिखा भी है। डिसकंटेंट्स। अच्छा, डिस्काउंटेंट्स में लिखा भी है, लेकिन उसने इसकी असल जड़ को नहीं पहचाना और इस बात को समझने में असफल रहा कि इससे मुक्ति संभव है। इस सामूहिक रोग ने एक ऐसी अप्रसन्न, दुखी और असाधारण रूप से हिंसक सभ्यता को पैदा कर दिया है, जो कि न केवल खुद के लिए बल्कि इस धरती के समूचे जीवन के लिए एक खतरा बन गई है। जब हम रेजिस्ट करते हैं ना बीइंग में रहने से, हम थोड़ा सा प्रतिरोध करते हैं कि हमें प्रेजेंट टेंस में नहीं रखना, तो क्या होता है, हम सजगता से, अवेयरनेस से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, हम खो देते हैं, जैसे हम जो चीज है हम उससे अलग हो जाते हैं। और यही एक बेसिस है कि हमारी डिह्यूमनाइज हो रहा है सब कुछ, एक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो रहा है, एक फिजिकल इंसान के टच से फर्क पड़ रहा है। आपने कभी देखा है, मैं ना बहुत पहले एक एक गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके सर्विस शॉप से एक आदमी आए मिलने के लिए, बड़े बुजुर्ग किस्म के इंसान, मेरे व्हील पे बैठ के, कि नहीं आपकी गाड़ी में एवरेज कम आ रही है, मैं आपको बताता हूँ ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। 40-50 का तजुर्बा था। तो उनका एक कथन बड़ा अच्छा था, वो बोले आजकल के लड़के आते हैं ना, 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल भी पढ़े नहीं होते और किताबों में पढ़ा होता है और आके सिखाते हैं गाड़ी की चलानी चाहिए। हमारे पास तजुर्बा है, एक ह्यूमन टच है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तभी कहते हैं ना, कई लोग जो बड़े लोग होते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलती, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स काउंट करते हैं। लेकिन जब हम मैकेनिकल दुनिया चले जाते हैं, जैसे आजकल कोविड में देखा ना, ह्यूमन कनेक्शन कितना कम था, कैसे बन गए सोसाइटी में लोग, आदत पड़ गई अकेले रहने की, आदत पड़ गई किसी से नहीं बात करने की, इंडिपेंडेंट रहने की। ये सब क्या हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। हमको समझना चाहिए कि ये अंडर करंट्स आ रहे हैं और इससे हमें बाहर निकलना है। जो समाज डिस्कंटेंट रहता है, नाखुश रहता है, सिविलाइजेशन, उसके बारे में किताब जिन्होंने लिखी थी, उसमें भी यही लिखा है कि जड़ क्या है, अनईजी रहने की, फेल होने की, फ्रीडम से दूर रहने की। क्योंकि हम अपने आप को जकड़ के बैठे हैं दुख की दुनिया में, जहां हम अनहैप्पी हैं, दुख है, और हम कहीं ना कहीं हिंसक इंसान बने हुए हैं। जो लोग, आप लोग कई लोग देखेंगे, जैसे अभी आप फनी लगेगा आपको अगर मैं बोलती हूँ, जो लोग मच्छर भी बड़े इजीली से मार लेते ना, ऐसे मार लिया, उनके अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति है। अब कई बोलेंगे तो क्या मच्छर को अपने आप से कटाएं दें? तो ठीक है, जैसे मेरा एक सिंपल तरीका रहता है कई सालों से, मैं तो नहीं मारती, काटेगा तो काटेगा, देखा जाएगा, कोई और कर रहा है तो कर लो। इसका मतलब मैं एनकरेज कर रही हूँ ना किसी और को कि भाई मैं तो नहीं कर रही, मैं तो संत की तरह बैठी हूँ, आप लोग को मारना है तो मार लो। नहीं तो अगर मेरे अंदर भी हिंसक नहीं हो तो मैं क्या बोलती, नहीं भाई प्लीज कोई भी मत मारो, अब काटेगा तो काटेगा, उसका भी तो राइट रहने का। क्या उसका राइट नहीं रहने का?
उसने भी तो जीवन चुना है, लेकिन हम लोग फटाफट एक सेकंड में रैकेट ले लेते। अब तो रैकेट में धड़ 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 10-15 मच्छरों को मार दिया। क्यों? क्योंकि हम इतने व्यग्र हैं। अगर हम मेडिटेटिव दुनिया में रहेंगे, काटेंगे, वो आकर भी काटेंगे नहीं आपको। आप कभी स्पिरिचुअल लोग को देख लेना, मच्छर मक्खी नहीं काटते, और कई लोग जो वैसे होते ना, उनको तो एक मच्छर भी होगा तो काट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत चिंता में हो, डर में हो, फियर में हो। सो अपने आप को थोड़ा सा हमें सबको बदलना पड़ेगा। तो अगर हम बदलेंगे तो हम आगे पहुंच पाएंगे। हम कहीं ना कहीं रियलाइज करें चाहे नहीं करें, हम मुक्ति के जीवन में भी आ जाएंगे, जहां फ्री हो जाएंगे लाइफ से। और हम ये जो वायलेंट सभ्यता हमारी बन रही है, उसको हम बदल के अपनी मदर अर्थ को एक कृतज्ञ मदर अर्थ बना लेंगे। स्पिरिचुअल कंट्री इंडिया, कृतज्ञ भारत, कुछ भी बना लेंगे। ये हर बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आध्यात्मिक हो रहे हो, पावर ऑफ नाउ में रह रहे हो, कॉन्शियस रह रहे हो, आप रब ऑफ करोगे ही करोगे, बस आपका एनर्जी सर्किट हायर चला जाएगा। जो उसमें रहेंगे उसमें 100% फर्क आएगा ही आएगा, चाहे आप अग्री करें चाहे आप नहीं। लेकिन अगर आप मुखौटा पहने कि जी मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाई करता हूँ, और मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूँ, और मैं तो बढ़िया हूँ, अभी तो ये बोला और बाद में ये क्या कर रहा है, तो समझ में ही नहीं आता है, तो आपके लिए चेक है, खुद के लिए चेक है। ये हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे। क्या फर्क पड़ता है लोग हम सेशन में आए नहीं आए, हम ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, हाउ डज इट मैटर? ये हम अपने लिए डीप डाउन स्टडी करें तो हमारे लिए मैटर करता है। अगला सेशन जो हम पढ़ते हैं वो समझते हैं सामान्य अचैतन्यता का अंत करना, कि हमारी जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस है उसको कैसे अंत करें। तो सवाल ये है, तो हम इस वेदना से, इस विपदा से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कि हम जो अफ्लिक्शन हो रहा है, हमें एडिक्शन हो रहा है, इससे हम कैसे फ्री हो सकते हैं। आइए उसका एक पैराग्राफ अभी पढ़ते हैं, एक नेक्स्ट 15 मिनट के 10 मिनट के बाद पढ़ते हैं। आइए। चैतन्य बने, उन अनेक तौर तरीकों को ध्यान से देखें जिनमें अनावश्यक निर्णय निष्कर्ष पर पहुंचने, जो है के प्रति प्रतिरोध करने और अब को अस्वीकार करने के जरिए आप में बेचैनी, असंतोष और तनाव पैदा हुआ करता है। जब आप में चैतन्यता का प्रकाश होता है, तब हर वे चीज विगलित हो जाती है जो अचैतन्य है। एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि सामान्य अचैतन्यता को कैसे विगलित किया जाए, कैसे विघटित किया जाए, तब आपकी वर्तमान की उपस्थिति में प्रकाश की उज्ज्वलता और बढ़ जाती है। और फिर जब भी आप खुद को अपनी गहरी अचैतन्यता में खींचा जाता हुआ महसूस करते हैं, तो उस स्थिति से उबरना आपके लिए सरल हो जाता है। लेकिन शुरुआती तौर में सामान्य अचैतन्यता को पहचान पाना कठिन होता है, क्योंकि वह आपकी आदत में घुली मिली होने के कारण सामान्य बात नजर आती है। सिंपल चीज है, अगर हमें एडिक्शन से अपने आप को फ्री करना है तो हमें दृष्टा भाव से देखना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कॉन्शियस लाइफ जीनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा कि कुछ भी अनावश्यक जो है, मैं डिसीजंस लेता हूँ या मैं निष्कर्ष पे पहुंच जाता हूँ या मैं ऑपोजिशन करता हूँ या मैं अब में स्वीकार में नहीं करता, मुझे बेचैनी रहती है, अनईजी रहता हूँ, या मेरे अंदर असंतोष है, अनहैप्पीनेस है, तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें चैतन्यता का प्रकाश डालूंगा। मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं अपने अंदर जो मेरी पावर है उसको मैं लाऊंगा। और जब मैं अपनी खुद की पावर से अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ या उससे बाहर निकल जैसे एक कमरा है, कमरे में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। अब कमरे से बाहर निकलने के लिए मुझे जो भी स्टेप लेना पड़े वो मैं ले लूंगी, चाहे मुझे कोई सेशन सुनना है, चाहे मुझे एनर्जाइज वाटर पीना है, चाहे मुझे अपने आप को ढाढ़स बनाना है कि मैं तो चाहे मुझे बल्ब खोलना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिसीजन मुझे लेना है कि मैं अपनी इस ग्रेविटेशनल पुल से अपने आप को कैसे फ्री कर सकता हूँ, मैं इस स्थिति से कैसे निकल सकता हूँ। और उसके लिए सिर्फ एक मंत्र है, हमें डिसीजन लेना होगा, बार बार अपने आप को कॉन्शियस लिविंग के लिए पुल करना पड़ेगा। और थोड़ी सी तकलीफ आएगी ऑब्जर्व करने में, क्योंकि नेगेटिविटी को आपने अपनी एक प्रवृत्ति बनाया हुआ, नेचर बनाया हुआ है, बिकॉज आप तो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस पे लिव कर रहे हो।
तो अगर उससे बाहर निकलना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल नहीं है। जहां कुछ हैप्पीनेस नहीं है, जहां इजी नहीं है, एफर्टलेस कुछ नहीं है, तो मतलब ये कॉन्शियस लिविंग नहीं है। कॉन्शियस लिविंग में सब कुछ इजी होता है, सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होता है। सो हमें उस बात से चेतन रहना है, अवेयर रहना है। और क्या चीज करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो भी बताया गया है कि आत्म अवलोकन करना है। कैसे, आइए समझते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। आत्म अवलोकन करते हुए अपनी मानसिक व भावनात्मक अवस्था पर नजर रखना अपना स्वभाव बना लीजिए। क्या मैं इस पल शांत हूँ, चिंता रहित हूँ, अनुद्विग्न हूँ? खुद से यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहना अच्छा रहता है। या आप यह भी पूछ सकते हैं, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है? जितनी रुचि आप इस बात में रखा करते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, उतनी ही रुचि इस बात में भी रखिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अगर आपके भीतर सब कुछ ठीक हो गया, तो बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। प्रमुख व प्राथमिक सत्यता तो भीतर ही है, गौण व द्वितीय सत्यता बाहर है। लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर जल्दीबाजी में मत दीजिएगा। अपने अवधान को भीतर केंद्रित कीजिए। अपने भीतर एक नजर डालिए। देखिए कि आपका मन किस प्रकार के विचार पैदा कर रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? जब आप यह जान लें कि बेचैनी का स्तर कम हुआ है, कि पृष्ठभूमि स्थिर हो गई है, तो फिर यह देखिए कि आपके जीवन को किस तरह से अनदेखा किया करते हैं, किस तरह से उसका प्रतिरोध किया करते हैं, उसे नकारा करते हैं। अब को नकार करके ही तो। ऐसे बहुत से तौर तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अनजाने में ही, अचैतन्यता में ही वर्तमान पल के प्रति प्रतिरोध किया करते हैं। मैं आपको उनके कुछ उदाहरण आगे दूंगा। अभ्यास करते करते आत्म अवलोकन करने की, अपनी आंतरिक अवस्था को मॉनिटरिंग करने की, उस पर नजर रखने की आपकी क्षमता कुशाग्र होती जाएगी। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन एकमात्र टूल है जो हमें हमारी डीप अनकॉन्शियसनेस से नॉर्मल अनकॉन्शियसनेस या ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में ले आएगा, ऑर्डिनरी से कॉन्शियसनेस में ले आएगा। और इसके लिए सिंपल सवाल है, हाउ एम आई एट दिस मोमेंट? एम आई पीसफुल? एम आई स्ट्रेस फ्री? एम आई सेंटर्ड, बैलेंस्ड, अलाइंड? एम आई हैप्पी? मैं क्या शांत हूँ? क्या मैं अभी किसी भी स्ट्रेस से, किसी भी प्रॉब्लम से फ्री हूं? जब आप खुद को ये प्रश्न अपने आप करता पूछता दिखेंगे, तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी आपके समक्ष आ जाएगा। क्योंकि आपने प्रश्न किया तो आप उत्तर भी देंगे। सो जब आप उत्तर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं अलाइंड हूं या मैं बार बार अनकॉन्शियस लिविंग में जा रहा हूं। अपने अंदर गहरा झांकना देखिए। थोड़ा सा अगर थोड़ी भी आपको रिजेंटमेंट मिलती है, अनविलिंगनेस मिलती है कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें और वर्क करना है। डुअलिटी अगर हमें लग रही है तो हमें उससे थोड़ा दूर जाना है। हमें अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बॉडी को भी चेक करना है कि क्या मेरी बॉडी में दर्द है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, मेरे नीज में, जॉइंट्स में दर्द है, क्या मेरी स्किन काली हो रही है, क्या मेरे बॉडी में बाल झड़ रहे हैं, क्या मेरे फेस पे दाने आ रहे हैं। ये आपकी फिजिकल बॉडी आपको बताएगी कि आप प्रॉब्लम्स में हैं कि नहीं। फिर अगर आपको चेक करना है आपकी मेंटल साउंड का, तो आप बस मेंटल हेल्थ चेक करें कि मैं पीसफुल हूं कि नहीं। स्पिरिचुअल चेक करने के लिए आपको 5 मिनट आंखें बंद करके ऑब्जर्व करना है कि आप आसपास की चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं कि अपने अंदर चैनल जो चलता है उसको देखना है। जितना आप अपने आप को प्रश्न करेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतनी जल्दी आप लाइफ में फ्री हो पाएंगे। आपकी बॉडी के रिएक्शंस आपके थॉट्स की वजह से होते हैं। अगर आपको बीमारी है तो आपके थॉट्स की वजह से। टॉक्सिक थॉट्स इज इक्वल टॉक्सिक बॉडी। डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंप्लीटली स्विच ऑफ करना खाने से, जैसे बोलते हैं ना, हफ्ते में एक दिन, एक सप्ताह में एक दिन व्रत करना चाहिए। तो बेसिकली आप खाने को त्याग रहे हो एक दिन के लिए, 24 घंटे का फास्ट दे रहे हो सिर्फ पानी के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं,
बस सुबह नहीं खाया, रात को खा लिया कि अरे पूरे दिन का फास्ट कर लिया। देखा जाए तो 24 घंटे, कई लोग क्या मौन व्रत करते हैं, जब हम विपश्यना में जाते हैं तो हमको 12 दिन का मौन व्रत कराते हैं। ये चीजें डिटॉक्स करने के लिए होती है, ऑब्जर्व करने के लिए होती है अपने आप को। मैं ये नहीं बोल रही आप एडवर्स एक्सट्रीम्स में जाएं, पर जो आपको ठीक लगता है उतना आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। जितना आप इस लाइफ में चूज करेंगे, जितना आप अपने आप को मॉनिटरिंग करेंगे, अपने आप की ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स एकार्ट टोल हमें किताब में आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे जो हम अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन में और बेटर कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इतना ही है रिक्वेस्ट उनकी हम सबसे, कि हम इस पावर को धीरे धीरे बढ़ाएं, टू बिकम ग्रेटफुल, टू बिकम ऑब्जर्विंग कि हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं कि पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। जब नेगेटिविटी में जा रहे हैं मतलब ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना। कल हम ये नेक्स्ट पेज करेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे अप्रसन्नता से मुक्ति के बारे में, कि अनहैप्पीनेस से हम कैसे लाइफ में फ्री हो सकते हैं। ये बहुत, मैंने कहा था अध्यात्म 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 4, बिकॉज ये हमें चीजें दिखा रहा है कैसे हमें प्रैक्टिस करके अपने आप को पावर ऑफ नाउ मिलाना। कोई प्रश्न उत्तर, कोई सवाल जवाब, कोई रिफ्लेक्शंस, कुछ भी हो तो प्लीज लेट मी नो। कल सेशन 5 मिनट पहले बंद हो गया था, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन दिनों वाईफाई की, सो आई कुडंट क्लोज इट। थैंक यू रजनी जी, आपने कल सेशन सबके लिए बंद किया। सो अगर कोई सवाल नहीं हो तो हम कल मिलते हैं फिर फ्राइडे को अपने सेशन के लिए, उसके बाद फिर मंडे को मिलेंगे। ऑल राइट एवरीवन।